हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है, जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है सेमेस्टर 6 में, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रही है। वीडियो ड्यू एसओ रेगुलर एनसीबीएफ सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो देखिए गाइस, इस पीडीएफ की बात की जाए जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग है 16 क्वेश्चन है। और इसमें से भी हमने सिलेबस अगर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन छाटे हैं 10 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर। इन क्वेश्चन को अगर करके पेपर में जाते हैं ना, तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें से आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है कि 100% आपके पेपर में बन जाएंगे 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो। और आपको पेपर में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते, इससे ज़्यादा नहीं करने होंगे। तो आप ये 10 क्वेश्चन करके जाके पेपर अपना दे सकते हैं और अच्छे नंबर से आप पास आउट हो सकते हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए क्वेश्चन। और अगर आप इसकी एसएल की स्टडी मटेरियल की बात की जाए ना, तो 3 बुक दी गई है इसकी यूनिट करके, अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग 4 यूनिट है। तो इस पीडीएफ को अगर जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो परचेज कर सकता है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 45 पेज की पीडीएफ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो क्लासेस हमारी हुई है, क्लासेस थर्ड हमने कंप्लीट करा चुकी। ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है। इससे पहले जो हमने आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बता दिए थे, कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी आंसर करा दिया था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो उसका भी आंसर करा दिया। इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट, एक सेकंड, ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में है कि 100% ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका आधा पेपर तो इसी से 50% जो आपका सिलेबस है कंप्लीट हो जा रहा है 2 क्वेश्चन से ही। तो ये वाला क्वेश्चन है गाइस, तो देख लीजिए, इससे पहले हमने करा चुके। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में करेंगे। अगर ये 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करके भी जाते तो आप अपना आधा पेपर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। मतलब पहले, सबसे पहले आपको वैश्वीकरण की परिभाषा देनी है। ठीक है, भारत में श्रमिक और आदिवासियों एवं किसानों पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। कि मतलब इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है वो बताना। इसी में देखिए, वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों असंगठित श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया है, विस्तार से बताइए। वही है कि इन दोनों के ऊपर, जो किसान है इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े आपको बताना है। इसके बाद देखिए, भारत में मजदूर एवं महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। कि जो महिला पर, मजदूर पर क्या प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण ने निसंदेह भारत में श्रमिक, दलितों और किसान के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। कथन का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। तो ये आपको समझ में आएगा सब के अकॉर्डिंग जो वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है। सबसे पहले आपको परिचय देखने को मिलेगा, फिर इसकी जो परिभाषा है वैश्वीकरण की, फिर आप कह सकते हैं जो मजदूर है उनके जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, फिर आपको जो आदिवासी है उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, फिर इसके बाद देख सकते हैं जो दलित है, किसान है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, फिर इसके बाद जो आपके महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़े। तो इस टाइप से आपका पूरा आंसर तैयार है। तो आपको इस क्वेश्चन कराएंगे। तो आपके पेपर में अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो महिला वाले पॉइंट लिखिएगा। अगर आपके पेपर में आदिवासी के अकॉर्डिंग या किसानों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो जो जिसके अकॉर्डिंग पॉइंट है ना, उस टाइप से आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, ये नहीं कि आपको पूरा लिखना है। जैसे कि इसमें सिर्फ आपको किसान के बारे में पूछा गया तो किसान के बारे में लिखना है, इसमें महिला के बारे में पूछा गया तो महिला के, और अगर सभी के बारे में पूछा जाए, जैसे इसमें 3 के बारे में पूछा गया तो तीनों के बारे में लिखना है। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर करना है। तो आंसर देखिए, परिचय में क्या लिख सकते हैं। वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनी और सरकार के बीच परस्पर क्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया है। तो मतलब आप कह सकते हैं जो लोग है दुनिया में, जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, सरकार होती है ना, मतलब सबके बीच में जो सहयोग, मतलब एकीकरण की प्रक्रिया समझा जाता है वैश्वीकरण को। विश्व स्तर पर क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं का रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब कि देखो, विश्व स्तर पर आपको या क्षेत्रीय वस्तुएं होती है, घटनाएं होती है, अगर रूपांतर किया जाए ना, वैश्वीकरण के नाम से ही इसको जाना जाता है, इस प्रक्रिया को। ठीक है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी ताकतों का संयोजन होता है। मतलब जो वैश्वीकरण के जैसे आयाम कह सकते हैं या प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी सभी का मतलब मिला जुला सहयोग होता है। वैश्वीकरण शब्द का उपयोग अधिकतर व्यापार, पूंजी प्रवाह, आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। मतलब कि जैसे वैश्वीकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, पूंजी अपना आप प्रवाह कर सकते हैं, जो आर्थिक वैश्वीकरण कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, वैश्वीकरण का वास्तव में भारत में श्रमिक, दलित, महिला और किसानों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है इन सभी पर, इनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। तो क्या है इसका पॉइंट है। अब देखिए वैश्वीकरण की परिभाषा।
वैश्वीकरण का अर्थ है पूरे ग्रह पर मनुष्य, वस्तु और सेवा, पूंजी या सांस्कृतिक प्रथाओं के आंदोलन, आदान प्रदान की गति। वैश्वीकरण के प्रभावों में से एक यह है कि ये दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों, आबादियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है और बढ़ाता है। तो मतलब जो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, जो मनुष्य है, वस्तु है, सेवा है, पूंजी है ना, मतलब एक देश से दूसरे देश में मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है, मतलब कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, गति होती है। और इनके जो प्रभाव से ना दुनिया के हर क्षेत्र, हर आबादी के बीच बातचीत का जो समझौता कहते हैं ना, वो बड़ा है। और ये आपको सबके ऊपर इसके प्रभाव देखने को आपको मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ तक हमने आपको इसका परिचय प्लस जो आप वैश्वीकरण से समझते कि ये हमने आपको क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर दिया, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसी के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारत में श्रमिक मजदूरों के जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव। आपके पेपर में आए कि जो मजदूरों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़े, तो ये सारे आपको पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। फर्स्ट पॉइंट आपकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा। वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है, तो इसके कारण इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। क्योंकि विदेशी कंपनियां अब स्थानीय व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, तो जो विदेश की कंपनियां होती है अब जो स्थानीय मतलब होती है उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही है, कंपटीशन कर रही है, समझ सकते हैं। इससे स्थानीय व्यवसायों पर अपने संचालन में सुधार करने, अपनी लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अधिक कुशल बनने का दबाव डाला जाता है। कि मतलब जो अब स्थानीय व्यवसाय है ना, वो अपने आप को सुधार करेगी, मतलब कि कोई भी गलत नहीं करेगी, कम लागत करेगी, कम पैसे पर उसको बेचना होगा और अच्छे कुशल में आपको बनाने का दबाव भी डालती है इसके कारण। क्योंकि अब यहाँ पर पता है कंपटीशन आ गया, जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जो अच्छा होगा उसी की सबसे ज़्यादा बिकेगी ना, तो ये होती है। इन व्यवसायों के श्रमिकों ने भी इस प्रतियोगिता के प्रभाव को महसूस किया। तो जो मजदूर होते हैं उनके जीवन में भी ये जो प्रतिस्पर्धा होती है, इनकी जो कह सकते हैं इनके प्रभाव को महसूस किया गया है, प्रतियोगिता। क्योंकि अपनी कंपनी लागत कम करने के तरीकों की तलाश करती है, जिससे कम श्रम लागत वाले देशों में नौकरियों उसमें कटौती कार्य शामिल है, मतलब कि जिसमें आपको कम लागत है उसके अकॉर्डिंग जो नौकरियां होती है उसमें कटौती का कार्य भी शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट है रोजगार के अवसर। जहां वैश्वीकरण के कारण कुछ क्षेत्रों में नौकरी चली गई है, वहीं इससे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए गए। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के कारण कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर से नौकरियाँ चली गई, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पर जो नौकरी के जो रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत में आईआईटी क्षेत्र के विकास ने सॉफ्टवेयर विकास, ग्राहक सेवा और बैंक ऑफिस संचालन जैसे क्षेत्रों में हजारों नई नौकरियां पैदा की है। तो इन सब फील्ड में आप कह सकते हैं कि जो नई नई नौकरियां मतलब पैदा की गई। हालांकि इन नौकरियों के लिए अवसर विशेष कौशल और शिक्षा की आवश्यकता होती है, मतलब कि आपको पढ़े लिखे अच्छे जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति इस पर जा सकता है योग्यता के अनुसार, जो सभी श्रमिकों के लिए सुलभ नहीं हो सकती, मतलब कि सभी जो व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए आसानी नहीं है। इसके तो नेक्स्ट पॉइंट है वेतन, मतलब पैसे। रोजगार के अवसर में वृद्धि के बावजूद वैश्वीकरण के कारण कई क्षेत्रों में मजदूरी के ठहराव भी आए हैं। कंपनियां कम श्रम लागत वाले देशों को कम आउटसोर्स करने का विकल्प चुन सकती है, जो भारत में मजदूर पर दबाव डालता है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास ने कम वेतन, कम कुशल नौकरियों का प्रहार किया, जो बहुत कम नौकरियां सुरक्षा या लाभ प्रदान करते हैं। मतलब कि देखो कुछ फैक्ट्रियां ऐसे हैं जैसे कि अपने फ़ायदे के लिए ना लोगों की जो कमजोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको कम नौकरी देते, कम पैसे देते, उनको कम जो आप कह सकते हैं लाभ उनको प्रदान की जाती है, जो मजदूर लोग होते हैं उनका, ठीक है। तो वही है कि उनके वेतन को भी रोक दिया जाता है, पैसे को। 4 पॉइंट इसका श्रम अधिकार। वैश्वीकरण ने भारत और अन्य देशों में श्रम प्रथाओं की जांच में वृद्धि की है। इससे बाल श्रम, जबरन श्रम और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां जैसे मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा हुई है। मतलब कि जैसे कि बच्चों से काम कराया जाता है ना, जैसे वो असुरक्षित होते कामकाज कराए जाते हो, तो वो सबके प्रति लोग जागरूक हुए हैं, ठीक है, वैश्वीकरण से। हालांकि भारत में श्रम कानूनों का प्रवर्तन कई क्षेत्रों में कमजोर बना हुआ है और श्रमिकों के पास अक्सर बेहतर मजदूर और काम करने की स्थिति की मांग करने के लिए सीमित सौदेबाजी की शक्ति होती है। मतलब उनके पास वो अधिकार नहीं होते हैं कि जिसके कारण वो अपने अच्छे जीवन के लिए मांग कर सकते हैं, अपने काम धंधे के अकॉर्डिंग उनके पास सीमित होती है कि मतलब आप यही काम करोगे तो करोगे, नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मतलब उनके पास ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। 5 पॉइंट इसका प्रशासन। अंत में वैश्वीकरण ने भारत के भीतर और अन्य देशों में श्रमिक के प्रवासन में वृद्धि की है। कई श्रमिक रोजगार के अवसर की तलाश में शहरों में जाते, जिससे भीड़ भाड़ खराब
खराब रहने की स्थिति और सामाजिक अलगाव हो सकता है। मतलब कि देखो, लोग क्या करते हैं कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? पैसे के लिए, कि जहाँ वहाँ पर उनको अच्छी रोजगार मिल सकती है। उनको तलाश करते हुए भीड़ भाड़ वाले मतलब शहर में जाके बच जाते हैं, जहाँ से उनकी स्थिति खराब भी हो सकती है। खान पीन में उनका असर आ सकता है, सामाजिक जो जीवन से अलगाव हो सकते हैं, मतलब सबसे बिछड़ के अपना एक में समेट के रख जाएंगे। अन्य काम के लिए दूसरे देशों में प्रवाह कर रहे हैं, मतलब कि अपने कामों के लिए दूसरे देश में जाना। इस प्रक्रिया में अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। मतलब कि लोग इसका शोषण करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। आप किसी भी नए शहर में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि कहाँ से व्यक्ति आया, इसका शोषण किया जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप कह सकते हैं कि मजदूरों पर या कह सकते हैं श्रमिकों पर जो वैश्वीकरण के प्रभाव पड़े हैं, 5 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आदिवासी पर वैश्वीकरण का प्रभाव, मतलब कि जो आदिवासी है उनके जीवन पर क्या क्या इसके प्रभाव पड़े हैं। तो देखिए, भारत में सामान्य जनजातीय आबादी को आदिवासी वर्ग कहा जाता है। तो जो जनजातीय आबादी होती है उसे ही आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी मुख्य पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये कहाँ पर रहते हैं? पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के ढांचे के अंतर्गत सभी के लिए भव्य जीवन की जिस पवित्र धारणा पर बल दिया जाता है उससे जनजातीय आबादी को कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के द्वारा जिन आप जीवन की बात कर रहे हैं, जो पवित्र जीवन है जिसके कारण लोगों का जीवन कुशल हो रहा है, तो वो जो जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी, उनसे उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता। भूमि से अलगाव के रूप में हुआ संचार एवं विकास की प्रगति के लिए जनजातीय क्षेत्रों को खुला रहने और भूमि अधिग्रहण की सरकार की नीतियों के कारण आदिवासियों को भूमिहीन होकर भटकने के लिए लाचार होना पड़ा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आदिवासी लोग हैं ना, उनसे जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाते हैं उनके द्वारा उनकी भूमि छीन ली जाती है, जहाँ से वो लाचार हो जाते हैं, उनको भटकने की आदत है, क्योंकि वो अपनी भूमि पर नहीं टिक सकते हैं। आधुनिक भू कानून तथा भू स्वामित्व की मौजूदा प्रणाली के विकास से आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जो मौलिकता परिवर्तन आए, जिससे गैर जनजातीय लोगों का हस्तक्षेप जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ पर ये बताया जाता है जो ये परिवर्तन किए, जिसके विकास के कारण ये हुआ कि जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होती है ना, स्थिति होती है ना, उसमें मौलिक परिवर्तन आए, जिससे जो आदिवासी के जो गैर जनजातीय के लोग होते हैं ना, उनका हस्तक्षेप बढ़ चुका है, उनमें जनजातियों के ऊपर इन पर दबाव डाला जा रहा है। इसके बाद देखिए, वैश्वीकरण के युग में आदिवासियों का जंगल के प्रतीकात्मक संपन्नों पर भी प्रभाव पड़ा। पारंपरिक से भूमि के साथ साथ जंगलों पर भी जनजाति लोगों का एक प्रकार से नियंत्रण रहा था, ये उनकी संपत्ति भी थी। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के युग में देखा जा रहा है कि जो आदिवासी जंगल में रहते थे पहले, उनके संबंध पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो वहाँ पर आपको पता है वैश्वीकरण के आने से वनों की कटाई होने भी लगी, जिसके कारण उनका नियंत्रण उस पर खोता चला गया। वो उनकी संपत्ति होती थी आदिवासी की, जो जनजाति लोग होते, लेकिन वो सरकार अपने कब्जे में लेती चली गई है। जैसे जैसे सरकार ने जंगलों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर प्रावधान अपने हाथों में लेना शुरू किया, सरकार और आदिवासियों के बीच तनाव बढ़ गया। मतलब यही जैसे ऊपर अभी हमने समझाया ना, वही है कि सरकार ने क्या किया कि जो जंगल है, जितने भी वो जंगली इलाके, सबको अपने हाथ में लेने लगी। तो जो सरकार और आदिवासी के जो बीच में ना तनाव बढ़ गया, मतलब संघर्ष हो गया दोनों में। सरकार ये बात भूल गई कि जंगल आदिवासियों की सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं विधि विधान के लिए कितना महत्व रखते हैं। तो सरकार को ये बात याद नहीं रही है कि जो जंगल के ही आदिवासियों का जीवन है, उनका रीति रिवाज, उनके सांस्कृतिक, उनके विधि विधान, वो सब कुछ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत औद्योगिक अहम विकासात्मक परियोजना के लिए आज जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिससे आदिवासियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित हुआ है। तो मतलब ये कहा जाए जो वैश्वीकरण के जो आप विकास के लिए देखा जाए तो जंगल को नष्ट किया जाए, जिससे कह सकते हैं जो आदिवासी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही प्राकृतिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। मतलब जो प्रकृति है उसका असंतुलन, मतलब प्रकृति आपका बिगड़ रहा है इसके कारण। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों एवं लोगों की गरीबी, कर्ज एवं उनकी बेरोजगारी के रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो लोगों पर जो बेरोजगारी है, गरीबी है, कर्ज है, इन सबसे वो लोग दबे जा रहे हैं, इसका प्रभाव देखा जा सकता है जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए भारत में दलितों और किसानों के जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव, कि जो दलित लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट आए आपके पेपर में क्वेश्चन, तो ये लिखिएगा, वैश्वीकरण का दलितों और किसानों सहित भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दलितों को भारतीय सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचली जाति माना जाता है और किसान वे हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो मतलब कि जो
दलित लोग होते हैं वो सबसे नीची जाति के लोग माने जाते हैं। किसान हुए जो खेती करते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, भारत में दलित और किसानों पर वैश्वीकरण के 5 महत्वपूर्ण प्रभाव इस प्रकार है। मतलब क्या क्या प्रभाव? तो फर्स्ट है जो आपका आर्थिक असमानता है। दलित और किसानों पर वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक अमीर और गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक खाई है। मतलब कि जो अमीर और गरीब, आपको पता ही है कि कैसे होता है। जबकि वैश्वीकरण ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लाभ समान रूप से नहीं किए गए। मतलब देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो गरीब और अमीर के बीच में वैश्वीकरण के द्वारा कह सकते हैं जो आर्थिक खाई पैदा हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के द्वारा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन जो लाभ है ना सामान्य रूप से सबको नहीं मिल पाया। इसका वैश्वीकरण ने दलितों और किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब जो वैश्वीकरण के आने से जो दलित लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ और वे पीछे रह गए, और ये दोनों पीछे रह चुके हैं। कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति के ने दलितों और किसानों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चुनौतीपूर्ण बना दिया। मतलब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, उनके पास ज़्यादा संपत्ति हो गए, तो जिसके कारण जो दलित और किसान है ना, उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा उनको खराब कर दी गई। उनको सुधारना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। सेकंड पॉइंट है इसका आजीविका का नुकसान, कि मतलब जो आपके खाने पीने की चीज़ें हो गई, आजीविका हो गई, आपके जीवन का सहारा हो गई, उन सभी का भी नुकसान हुआ इसके द्वारा। वैश्वीकरण के कारण दलित और किसानों की पारंपरिक आजीविका का नुकसान हुआ है। बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों ने छोटे व्यवसायों को विस्थापित कर दिया। मतलब कि देखो, इसकी आजीविका कैसे नुकसान हुई कि जो बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, जो छोटे काम धंधे वाले लोग होते हैं ना, उसको विस्थापित कर दिया। मतलब एक शहर से भगा दिया गया, दूसरे शहर में भेज दिया होगा। और छोटे किसानों को औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए अपनी भूमि खो दी। मतलब कि इनके आने से जो छोटे किसान होते हैं अपनी भूमि खो चुके हैं शहरीकरण आने से, ठीक है। इससे दलित और किसानों को कम आर्थिक अवसर के साथ छोड़ दिया गया। मतलब उनको बहुत ज़्यादा ही ना के बराबर जो अवसरें प्राप्त हुई है, जिससे उनके लिए जीवन यापन करना चुनौतीपूर्ण हो गया। तो इससे ये एक समस्या है कि उनके जीवन की जो समस्या है, जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन चुनौतीपूर्ण हो चुका है। थर्ड पॉइंट है शोषण। वैश्वीकरण ने दलितों और किसानों के शोषण को भी बढ़ावा दिया। सस्ते श्रम की बढ़ती मांग ने परिणामस्वरूप कपड़ा और कृषि जैसे उद्योगों के श्रमिक का शोषण हुआ। मतलब देखो, वैश्वीकरण के आने से जो दलित और किसान है ना, उनका शोषण हुआ। कैसे हुआ कि जो वैश्वीकरण आया तो फैक्ट्रियाँ आई, तो नई नई चीज़ें लॉन्च होने लगी जो सस्ते दामों में बिकने लगी। तो जो मजदूर लोग होते हैं, जो हाथ से कपड़ा बनाते थे, जो खेती करते, तो उनका कोई भी कुछ खरीदने को तैयार नहीं था। तो उनका शोषण ही तो हो रहा है ना। दलित और किसानों को अक्सर खतरनाक परिस्थितियों से काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिस्थितियों में बोला जाता था काम कीजिए आप, जिससे नौकरी की सुरक्षा या लाभ बहुत कम या कोई नहीं होता था। मतलब कि इससे ये भी नहीं कह सकते कि आपकी नौकरी की सुरक्षा रहेगी या आपको बेनिफिट होगा, जिससे आपको लाभ होगा, कोई ना के बराबर था, कोई भी उसकी वारंटी नहीं थी। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक बहिष्कार, कि मतलब समाजों द्वारा भी इसको बहिष्कारा जा रहा था, नकारा जा रहा था। भारत में सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयासों के बावजूद वैश्वीकरण ने दलितों और किसानों के सामाजिक बहिष्कार को और गहरा कर दिया। मतलब कि जो वैश्वीकरण आया, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इसके जो सामाजिक आर्थिक जो भी क्षेत्रों में जो किसान दलित होते हैं ना, उनका बहिष्कार किया गया है। वैश्वीकरण ने धन और शक्ति को कुछ हाथों में केंद्रित कर दिया, दलित और किसानों को हालिया पर छोड़ दिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण है ना, कुछ लोगों के हाथ में सारा शक्ति सौंप दिया, और जो किसान है और जो दलित है उनके पास ना के बराबर शक्ति रह गई, और उनके पास कोई भी निर्णय लेने का कोई भी सहारा नहीं था, और वो सब उनको से बाहर निकाल दिया। तो वैश्वीकरण से आने से ये कह सकते हैं कि जो अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते गए, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते गए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5। तो देखिए, पर्यावरणीय क्षरण, मतलब कि जो पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है वैश्वीकरण के द्वारा। वैश्वीकरण का पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन की कमी, मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण हुआ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण के कारण पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे आप कह सकते हैं जो प्रकृति के संसाधन होते हैं उसमें कमी आई है, जो आपको प्रदूषण बढ़ गया है, और आपकी मिट्टी है ना जो खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग में नहीं आ रही है। दलित और किसान जो अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर थे, वो पर्यावरण क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए। मतलब कि जो दलित और किसान होते हैं ना, खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन करते थे, लेकिन जो पर्यावरण को नुकसान हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वही सब हुए थे। जलवायु परिवर्तन के कारण में मौसम का मिजाज, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके कारण आप कह सकते हैं जो किसान की उपज, जो मिट्टी होती है ना, उस पर प्रभाव पड़ा है, उनकी उपज जो खराब हो चुकी है।
तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कह सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव की, जो महिलाओं के जीवन पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। आपके पेपर में ऊपर क्वेश्चन था ना कि जो महिलाओं के जीवन में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बताए, तो ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव, काम में बढ़ती भूमिका। वैश्वीकरण ने घर बनाने, खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका को कम कर दिया और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत बेहतर वातावरण तैयार हुआ। महिलाओं के पास अधिक नौकरियां है, आमतौर पर पुरुषों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो गई। उन्होंने समाज में अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है और केवल घर तक ही सीमित नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वैश्वीकरण से आने से जो महिलाओं के जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आई है। वो पहले घरों के कामों तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो बाहर के भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। उनका जो जीवन है ना बेहतर बन चुका है और वो नौकरियां भी पाने लगी है महिलाएं, और समाज में अपना आरक्षित स्थान क्षेत्र बनाने लगी है। समाज में उनको उनकी भूमिका निभाई जा रही है। केवल वो घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर फैक्ट्रियों में भी जाके कार्य कर सकती है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट है वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग जो महिला के जीवन पर। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, परिवार, विवाह, जाति में बदलती भूमिका की। जो इन सभी में जो महिलाओं की स्थिति है ना काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई। कैसे? तो जो महिलाएं अब समाज में बाहर निकलने लगी और इन सब में अपनी मांग करने लगी है, प्लस वो अब घर के काम नहीं करती है, बाहर जाके नौकरियां करने लगी, पैसे कमाने लगी और भी महिलाओं को जो सहयोग करने लगी, किसी अदर जाति में जाके शादी करने लगी। अब जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो देखिए, वैश्वीकरण ने भारत में पितृसत्ता की संस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। मतलब जो पितृसत्ता होती है ना उसके लिए एक चुनौती आ गई है, क्योंकि महिला अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है। जैसे जैसे महिला नौकरी लेती है और सामाजिक गतिशीलता हासिल करती है और वो अपने अधिकार के लिए खड़ी होने लगी। मतलब जैसे महिलाओं को नौकरी मिलने लगी, वो अपने समाज के बारे में गतिशीलता हासिल करने लगी, उनके अधिकार का पता चलते लगा, तो वो क्या कहते हैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। तो ये पितृसत्ता परिवार में वो नहीं टिक पाएंगी, मतलब कि जहाँ महिलाओं को गुलाम समझा जाता है। जैसे जैसे एकल परिवार अधिक आम होते गए, वैसे वैसे महिलाओं के लिए मुख्यतः ने अपने अधिकार का दावा करना और ऐसे वातावरण में समानता की मांग करना आसान होगा। मतलब कि जैसे एकल परिवार में होता है कि जैसे माता पिता और बच्चे रहते, तो वो परिवार की संख्या बढ़ती गई, तो वो जो महिलाओं की मांग भी बढ़ती गई है और उनमें समानता की आने लगी है और वो अपने वर्तमान में जीने लगे। जो प्राचीन रीति रिवाज में अटका हुआ नहीं है, मतलब कि अब प्राचीन मतलब पुराने रीति रिवाज के तरीके से वो जिया नहीं जा रहा है। एक ही जाति के भीतर शादी करना कम महत्वपूर्ण हो गया। मतलब आप कहते हैं ना कि जो जाति अपनी जाति देख के ही शादी करेंगे, तो वो कम हो गया, ना के बराबर हो गया। और महिलाओं ने कई मामलों में जाति के बावजूद किसी भी से भी शादी करने का अधिकार सुरक्षित रखा। मतलब कि वो अपनी जाति को छोड़ के दूसरी जाति में भी वो शादी कर सकती है। जैसे जैसे देश करीब आते गए और वैश्विक दुनिया में सीमाएं गायब होती जा रही है, कि मतलब आप कह सकते हैं जो वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग जो सीमाएं लगती है वो सब गायब होती जा रही है, ना के बराबर है। भारत में महिला अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए दुनिया भर की महिलाओं से प्रेरित करती है। मतलब कि जो अब महिलाएं हैं भारत में अपने अधिकारों के लिए और भी महिलाओं को इकट्ठा कर रही है कि वो सारे को प्रेरित कर रही है कि सारे सहयोग एक साथ करेंगे। ठीक है, सामान्यकरणों के कुछ उल्लेखनीय अपवाद है, लेकिन काफ़ी हद तक इन परिवर्तनों को वैश्वीकरण के नए युग में काफ़ी बदलाव मिला। मतलब कह सकते हैं कि कुछ समस्या भी है, लेकिन इन सब के कारण जो आप कह सकते हैं वैश्वीकरण में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग परिवर्तन देखने को मिला है महिलाओं के द्वारा। अन्य सकारात्मक प्रभाव के कुछ और भी पॉइंट देखिए। उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संभावना उन महिलाओं के लिए संभव हो गई जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से वहन कर सकती थी। मतलब कि देखो अब महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त होने लगी, जो कि अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण आप प्राप्त नहीं कर सकती थी, अब वो कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्स प्रोजेक्ट के माध्यम में महिलाओं के आंदोलन को बढ़ाने के से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिलेगी। मतलब जो महिला की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन होती है ना, उन सब में भी चेंजिंग आ चुकी है, वो भी बेहतर बन चुके। लैंगिक असमानता में कमी का सामाजिक आर्थिक संदर्भ में महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो आप कह सकते हैं लिंग के आधार पर महिला पुरुष का जो भेदभाव होता है वो भी कमी आ चुकी है, तो जिससे उनका सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है ना वो सुधर चुका है, अच्छा हो चुका है। अच्छी शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य देखभाल के लाभ, बच्चे की देखभाल, अच्छी नौकरी के अवसर आदि के कारण परिवार में महिला की भूमिका के प्रत्येक दृष्टिकोण में बदलाव निश्चित रूप से अधिक आत्मविश्वासनीय और स्वास्थ्य महिलाओं के विकास में मदद करेगा। तो आप कह सकते हैं महिलाओं को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है, परिवार में संयोजन में सारी देखभाल की जा रही है, सुरक्षा के अकॉर्डिंग बच्चों की देखभाल की जा रही है, नौकरियों के अवसर भी मिले। इन हिसाब से जो महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया, उनमें आत्मविश्वास पैदा हुई है और उन महिलाओं के इससे विकास में भी मदद मिली है।
आर्थिक और सांस्कृतिक प्रशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बेहतर संभावनाओं के अवगत कराने में मदद करेगा। तो मतलब कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उनमें भी उनका सहयोग बढ़ा है। तो देखिए अब आपका नकारात्मक प्रभाव स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपने ऊपर सकारात्मक प्रभाव देखा था। देखिए वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए कम वेतन, मतलब कि आप कह सकते हैं कम वेतन, मतलब अब महिलाओं की जो पैसे के अकॉर्डिंग बात की जा रही है तो यहाँ पर कम वेतन दिया जाता है पुरुष के अकॉर्डिंग, और उनका शोषणकारी नौकरियाँ, मतलब नौकरी के अकॉर्डिंग उनका शोषण करा जाता है, इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था की मांग के कारण बढ़ी हुई कीमतों महिलाओं के बदलाव का अधिक सम्मान करती है, कि जो मतलब खुली अर्थव्यवस्था में उसका सम्मान करती है महिलाओं की कीमत में। बढ़ते एकल परिवार के साथ वृद्धि महिलाओं का जीवन दयनीय हो गया है। मतलब कि एकल परिवार में जिससे माता पिता बच्चे होते हैं, कभी अपने बाद के दिनों में वृद्धाश्रम अलगाववाद में बिताना पड़ता है। मतलब कि जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको क्या आश्रम में ले जाकर उनके बच्चे छोड़ देते हैं, वहाँ पर उनको जीवन बिताना होता है। जनसंख्या के स्त्रीकरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, कि मतलब कि जनसंख्या के कारण ये जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ चुकी है, कि जो माता पिता को ले जाके आश्रम में छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी केंद्रों में पुरुष के प्रशासन ने महिलाओं को घर बनाने, खेती और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों के दुगने बोझ में डाल दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह देखा जाए तो जो महिलाओं को घर के अकॉर्डिंग बाहर के काम भी, ग्रामीण भी खाने, इसमें उनको बोझ में डाल दिया, उनको फंसा के उन्हीं के बीच रख दिया। साथ ही आर्थिक कारणों से महिलाओं के प्रशासन में यौन शोषण और तरक्की सहित शोषण में भी वृद्धि हुई है। मतलब कि उनका यौन शोषण भी किया जाता है, तो उनके शोषण में भी वृद्धि कह सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। वैश्वीकरण का भारत में श्रमिक, दलित, किसान और के जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा भी गंभीर रूप से समस्याग्रस्त रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण का जो लोगों के जीवन में, जैसे दलित, किसान, महिला हो गई, किसान हो गए, इन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है प्लस नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा है, दोनों पड़ा है। लाभ का असमान वितरण, कमजोर समूह का आर्थिक हाथियाकरण और कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति का एकाग्रस्त सभी के लिए, भारतीयों के लिए एक जटिल और अक्सर विरोधी भाषा वास्तविकता में योगदान दिया है। इसलिए वैश्वीकरण के प्रभाव को आलोचनात्मक जांच करना और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक नीतियां बनाने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण के द्वारा जो आर्थिक शक्ति होती है उनमें भी उनकी काफ़ी सारी कमजोरियां देखने को मिलती है। तो अगर आपको वैश्वीकरण को अच्छी तरह से बनाना है तो उसकी न्यायसंगत जांच करनी होगी, टिकाऊ आर्थिक विकास की जो नीति अपनानी होगी उस दिशा में आपको काम करने की जरूरत है, महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जिसके कारण आप कह सकते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव लोगों के जीवन पर अच्छा पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो वैश्वीकरण है ना, कि लोगों के जो जीवन में दलित, किसान, आदिवासी, उसके कुछ अच्छे पॉइंट भी है, कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। तो यही पॉइंट है कि जो अभी तक हमने आपको बता दिया। तो आपके पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन आया आंसर वही लिखना है। हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं महिला के अकॉर्डिंग भी हमने आपको पॉइंट कराए थे, प्लस जो किसान, दलित है उसके अकॉर्डिंग भी हमने पॉइंट करा चुके हैं, और आदिवासी के अकॉर्डिंग भी पॉइंट करा चुके, मजदूर, श्रमिक के अकॉर्डिंग भी पॉइंट करा चुके, और वैश्वीकरण समझते क्या। जैसे आपको ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया फिर से कि इसमें किसान के बारे में, आदिवासी और इनके बारे में पूछा है, ठीक है, और इसमें किसान और प्लस जो आप कह सकते हैं किस पर, जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर, उन पर पूछा गया है, मजदूर और महिलाओं पर पूछा गया है, तो ये सभी के बारे में पूछा गया। तो इसी टाइप से आपको लिखना है। मतलब आपके पेपर में अगर 2 पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो 2 ही के आंसर लिखने हैं, 3 के बारे में पूछा जाए 3 के, 1 के बारे में पूछा जाए 1 के, चारों के बारे में पूछा जाए तो चारों के। हमने चारों एक्सप्लेन कर दिया कि कोई सा भी आपके पेपर में आ जाए आप आंसर आराम से लिख के आ सकते हैं पेपर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पेपर में जरूर आएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस टाइप के हमने 10 क्वेश्चन लिए, 10 में से आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आपको 4 क्वेश्चन ही पेपर में करने होते हैं। तो आप वीडियो को आराम से 1 से 2 घंटे में देख के समझ सकते हैं। पीडीएफ को 1 से 2 घंटे में आप ये 10 क्वेश्चन पढ़ के समझ के जा सकते हैं ना, तो आप पेपर में आंसर लिख के आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।